दोस्तों, जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारे यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाली जितने भी वीडियोज़ है आपको सही समय पर मिलते रहे। आपको और भी वीडियोज़ देखने तो प्ले लिस्ट में जाइए या हमारी ZTPL ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट में जाए तो एज पर न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से 8वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा तृतीय भाग, लेसन नंबर 14 आर्यभट्ट। इसका हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषियों की आख्या प्राप्त थी, इन्होंने इस परंपरा को पुष्ट किया है, इसको आगे बढ़ाया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा में हुआ था। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय उनकी अवस्था 23 साल की थी। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के पास एक वेधशाला स्थापित की थी। इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र उनकी कर्मभूमि थी। अब यहां पर हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। यहाँ पर संधि विच्छेद है या पदच्छेद कह सकते हैं हम, अवबोध्यम प्लस अस्ति। यहाँ देखिए संधि विच्छेद है, यत् प्लस सूर्य प्लस गतिशील। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन परम यानी लेकिन, न अनेन अवबोध्यम, इस क्रिया से, कौन सी क्रिया से, कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, इस प्रोसेस से न अवबोध्यम अस्ति, यह नहीं समझना चाहिए कि यत यानी कि सूर्य गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है, मूवेबल है, अर्थात सूर्य को चलायमान नहीं मानना चाहिए। देखिए यहां संधि विच्छेद है, सूर्य प्लस अचल, विसर्ग संधि है। सूर्य अचल, सूर्य स्थिर है, सूर्य कभी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, एक जगह पर टिका रहता है। पृथ्वी च चला, और जो हमारी पृथ्वी है वह गतिशील है, चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो कि अपने अक्ष में घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, और यह आज के समय का बनाया गया प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और इसको स्थापित किया जा चुका है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर आप देखिए सिद्धांत प्लस अयम, ज्योतिर्विद प्लस च, अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, ये न प्रवर्तित, जिसने प्रवर्तित किया था यानी जिसने बताया था, सह आसीत महान गणितज्ञ, वे थे महान गणितज्ञ, गणित के एक्सपर्ट, ज्योतिर्विद और ज्योतिषी की जानकारी रखने वाले आर्यभट्ट। इन्होंने 1600 साल पहले ही इस चीज को बताया था कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर नहीं है, जो कि भारत की मान्यता है। पृथ्वी मूवेबल है और सूर्य जो है यह स्थिर है। इस सिद्धांत को आज से 1600 साल पहले ही इन आर्यभट्ट ने बताया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेने प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, भारतीय परंपरा में जितने भी धर्म हैं, इवन दूसरे भी धर्मों में क्या बताया है
कि पृथ्वी स्थिर है, मतलब पृथ्वी ऐसे गोल आकार की है, प्लेट जैसे होती है ना प्लेट, तो प्लेट के आकार की पृथ्वी है और वह फैली हुई है, गोल आकार की नहीं है। तो इस परंपरा जो रिवाज था, ये प्रचलित रूढ़ी थी, मान्यता थी, तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने इसका खंडन किया और तर्कों के साथ इसका खंडन किया। तेन उदाहरितम, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में उपविष्ट मानव, बैठा हुआ इंसान, ये देखिए यहाँ नाव चल रही है और उस चलते हुए नाव में इंसान बैठा हुआ है, तो भी वह नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका की स्थिरता का अनुभव करता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि पानी चल रहा है, नाव एक जगह पर ही है, क्योंकि इंसान को लगता है मैं एक जगह पर हूं, इसका मतलब नाव ही एक जगह पर है। अन्यांच पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को, दूसरी चीजों को गतिशील समझता है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हमें क्या लगता है हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, बाकी पेड़ ये सब भाग रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, ये बचपन में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं जब हम गाड़ी में बैठते हैं कि ये पेड़ क्यों भाग रहे हैं। तो उसी तरह की हालत हमारी भी थी, वो शिशु अवस्था थी विज्ञान की, और उस शिशु अवस्था में सबको यही लगता था कि हम एक जगह पर है और सूर्य चलायमान है। स्थिराम प्लस अनुभवती, यहां पर ये संधि विच्छेद है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति। और इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर रहने वाला इंसान, अवस्थितः मानवः, रहने वाला इंसान, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को एक जगह पर स्थिरता का अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान व्यक्ति, सूर्य आदि ग्रहों को चलायमान जानता है। यहां पर देखिए स्थिराम प्लस अनुभवती। अब यहां पर देखिए संधि विच्छेद है लब्धवान प्लस इति। यहां पर आप ये देखिए षट सप्त्यधिक चतुः शततमे वर्षे, यानी 476 तमे ख्रिस्ताब्दे, 476 ईस्वी सन में। तो यहां पर देखिए तेन प्लस एव, यहां पर भी एक संधि विच्छेद है, इति प्लस अस्मिन। तो 476 ईस्वी सन में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। तेनैव विरचिते, उन्हीं के द्वारा लिखे गए, आर्यभट्टियम इत्यस्मिन ग्रंथे उल्लेखितम, आर्यभट्ट इस ग्रंथ में उल्लेखितम, उल्लेख किया गया है उनके जन्म से के संबंध में। ग्रंथः प्लस अयम, अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ, तेन उन्होंने त्रयोविंशति तमे वयसी विरचित, 23 साल की उम्र में लिखा गया था। सोच लीजिए क्या तेज दिमाग होगा, 23 साल का बंदा, जब अपने यहाँ पर तो पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं होती बच्चों की, उस समय इन्होंने ये सारे तर्क दिए थे और इतना विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। इतिहास के स्रोत से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास, निकषा यानी पास, आर्यभट्ट की वेदशाला थी, अर्थात वहां पर उनकी लेबोरेटरी थी, जिसमें बैठ करके वो अपने कैमरे के माध्यम से, उनके पास जो भी सुविधा उस समय होगी उसके माध्यम से वे सूर्य आदि ग्रहों की का परीक्षण और निरीक्षण करते थे। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे इदम, यह अनुमान लगाया जाता है, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत् कि तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, पाटलिपुत्र ही आसीत थी। यहां पर आप देखिए पाटलिपुत्रम प्लस एव।
आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाः संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणितीय ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहां पर संख्याओं के आकलन का महत्व बताया है। मतलब ज्योतिष शास्त्र तो वो बताते हैं, लेकिन उसमें वो संख्याओं पर जोर देते हैं, मैथमेटिकल साइंस पर फोकस करते हैं। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र मतलब हस्तरेखाओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि नसीब खाली हाथों वालों का ही नहीं होता है, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो फिर उनका नसीब कैसे चल रहा है भाई, उनके तो हाथ ही नहीं है, रेखा ही नहीं है, तो कैसे चल रहा है। तो ये गणितीय ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, अर्थात जिस समय वो जन्म लिया उसकी जन्म तारीख, उसकी जमीन मतलब कहां पर उसने जन्म लिया है वह जगह, और उस जगह से सूर्य की दूरी, सारे ग्रहों की दूरी, इसका वो कैलकुलेशन करके उन सभी ग्रहों का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में पंचांग को कहते हैं। और उसको देख करके फिर वो सारी चीजें बताते हैं, जिसमें कुंडली बनाई जाती है। आपने देखा वो कुंडली में नंबर डाले जाते हैं 3, 5, 6, 7, तो उसका एक कैलकुलेशन रहता है। इस कैलकुलेशन को बनाने का पूरा श्रेय जो है आर्यभट्ट जी को जाता है। और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, जो उस समय कहना मतलब अच्छे अच्छे लोग उसका डर जाए, उस समय उन्होंने बात कही थी। यहां पर देखिए, आकलनम प्लस आधृत्य, यत प्लस ग्रहणे, न प्लस अस्ति। तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य। अपने मैथमेटिक के हिसाब से इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था, आकलन किया था, उसका आधार लेकर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने ये प्रतिपादित किया, उन्होंने वो सिद्धांत बताया कि ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें राहु केतु नामक दानव रीजन नहीं है। 1600 साल पहले, मैं मतलब आप 1500 साल मान लीजिए, 1500 1550 साल पहले उन्होंने ये बात कही। अरे आज से 100 साल पहले भी आप इस बात को नहीं कह सकते थे कि भाई राहु केतु नाम के कोई दानव नहीं है ना। आज की तारीख में भी आप देखना, पौराणिक कथाओं में राहु केतु को दिखाया जाता है ना। वो कटा हुआ जो चेहरा है वो स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठा है, गपशप लगा रहा है, शनि के साथ चर्चा कर रहा है ना। तो राहु केतु ये ना दानव क्या करते, बोले सूर्य को खा जाते हैं या चंद्रमा को खा जाते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा कैलकुलेशन लगा करके ये बताया था कि भाई एक्चुअल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या होता है। ये पौराणिक कथा जो बताई, ये काल्पनिक पौराणिक कथा है, ये उस समय बताने की हिम्मत उन्होंने की थी, जिस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि वहां पर क्या रीजन है। तत्र तु, वहां सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहां पर तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन ही रीजन है जिससे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। यहां पर देखिए, संयोगात प्लस ग्रहणम, ये पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में जो होता है त की जगह द, ये संधि है। यहां संधि विच्छेद करने पर फिर से वो त बन जाता है। तो यहां पर क्या बताया है, सूर्यम परितः भ्रमंत्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथिव्या, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसकी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, और चंद्रमा जो रहता है, चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य, ये जब एक ही रेखा में आ जाते हैं, ये देखिए यहां पर एक ही रेखा में आए हैं, तो पूरा की पूरा जो प्रकाश पृथ्वी की तरफ आने वाला है, उसके बीच में ये गोला आ जाता है, और उसके कारण से उसकी छाव हमारे पृथ्वी के कई हिस्सों में पड़ती है, और कई हिस्सों में पड़ने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण हुआ है, अर्थात हमें सूर्य नहीं दिखाई देता या सूर्य कम दिखाई देता है, और इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं।
उसी तरीके से आप देखिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए भी यहां पर क्या बताया, देखिए छाया प्लस आतापेन, ये संधि विच्छेद है। बताया है कि जब पृथ्वी की छाया से, मतलब सूरज की किरणें अब कहां पर पड़ी है, यहां पर आप पृथ्वी पर पड़ी है, और जो चांद है वो है चांद बिल्कुल सामने आ चुका है यहां, ठीक है, एकदम सामने आ चुका है। तो क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी छाव किसकी, पृथ्वी की छाव चांद पर पड़ जाती है, और इस कारण से वो चमकता नहीं, क्योंकि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो पूरी की पूरी रोशनी किससे लेता है, सूरज से लेता है। तो सूरज से लेता है, लेकिन यहां पर वो ले नहीं पाया है, और इसी कारण से उसका रंग जो है वो लाल बन जाता है, और हम कहते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण हुआ है। तथा प्लस एव, तो यहां पर आप देखिए ये हुआ चंद्र ग्रहण। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया तापेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया है कि यहां पर बीच में कौन आया है, ये क्या है, चांद आया है, ठीक है। और आप देखिए ये जितने हिस्से पर इसकी छाव पड़ी है उतने ही हिस्से में सूरज नहीं दिखाई देता है, बाकी का जो हिस्सा होता है उन दूसरे हिस्सों से हम सूरज को देख पाते हैं। और जो एकदम उसी लाइन में जब ये रहता है, पूरे के पूरे सेम टू सेम लाइन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई अंगूठी है और अंगूठी में कोई नगीना जड़ा हो, उस तरीके से हमें सूरज दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी जगह होती है कि जिस जगह से हमें आधा सूर्य दिखाई देता है, या चतकोर सूर्य दिखाई देता है। चांद की जैसे कोर होती है वैसे उस आकार में भी हमें सूर्य दिखाई देता है, लेकिन इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया ताप से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को एक्सेप्ट करने में लगभग सामान्य जनाः, सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते। कोई नई चीज हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें कई इतिहास बन जाते हैं तब जाकर के हम नई चीजों को स्वीकार कर पाते हैं। अब यहां पर देखिए आर्यभट्टस्य प्लस अपि, तो जिस समय उन्होंने ये चीजें बताई थी जो आज हम बहुत नॉर्मल एक्सेप्ट कर रहे हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथा वो उसी तरह आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, बोले अरे पागल है, पाखंडी है, पापी है, हमारे भगवान ने लिखी हुई किताबों का विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको खूब सुनाया गया था। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, उनकी उपेक्षा की गई, इग्नोर किया गया। सह पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, और उस समय जो खुद को बड़े पंडित कहते थे वो उसका मजाक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। अरे ये आ गए भाई साहब, है ना, बोलते हैं कि भाई पृथ्वी तो गोल है और पृथ्वी जो है वह सूरज के चक्कर लगाते हैं। अरे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, भगवान पे तो इसको भरोसा है नहीं, नास्तिक है, ये है, मतलब कुछ भी उसका मजाक अपमान करते थे। पुनः प्लस अपि, काल प्लस अतिगामिनी, पुनः अपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी नजर कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली देखी गई। मतलब उन्होंने उस समय, आज की तारीख मतलब सोच लीजिए 1550 साल के बाद की दुनिया को देखने की नजर सही साबित हुई। आधुनिक वैज्ञानिक, आज के साइंटिस्ट के द्वारा, तस्मिन उनमें, तस्य च सिद्धांत, और उनके सिद्धांतों पर समादर प्रकटित, रिस्पेक्ट प्रकट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट बताया जा रहा है, उनको सैल्यूट किया जा रहा है कि जो चीजें हम आज समझ रहे उसको उन्होंने आज से 1500 से 1600 साल पहले ही समझ लिया था। अस्मात् प्लस एव, यहां पर भी देखिए पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है।
प्रथम प्लस उपग्रहस्य। इसी कारण से जो उनके प्रति रिस्पेक्ट प्रकट किया उन्होंने, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। हमारा जो पहला उपग्रह, भारत देश ने जो पहला उपग्रह सैटेलाइट छोड़ा था उसको आर्यभट्ट ये नाम दिया था। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये 19 अप्रैल 1975 में ये सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इसको नाम जो दिया था वह आर्यभट्ट दे करके उनके प्रति एक सम्मान की भावना प्रकट की गई थी। वस्तुतः वास्तव में देखा जाए तो भारतीय यह गणित परंपरा अथच, ये भारतीय परंपरा के और गणित परंपरा के विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुष आसीत्, और साइंस की परंपरा के भी वे एक महान पुरुष थे। शिखर पुरुष यानी पहाड़ की चोटी को हम शिखर कहते हैं, मतलब उतनी ऊंचाई वाला इंसान था, कल्पना नहीं कर सकते। आज सोच लिए आज के तारीख में आर्यभट्ट होते तो पता नहीं क्या तहलका कर देते हो, है ना। आज चीजें हम जो नहीं देख रहे, आज से 1600 साल के बाद जो चीजें है वो आज वो देख लेते और वो पता नहीं कितना बड़ा निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये चीजें जो है ये उन्होंने उस समय बताई थी और वो एक शिखर पुरुष थे। दोस्तों अगला पार्ट प्रहेलिका रहेगा, उसका हम अनुवाद देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ZTPL एंड्रॉइड ऐप को वो डाउनलोड करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।